हमने बातचीत की थी हमारे भारत के फार्मा उद्योग पर, भारत के गौरवशाली अतीत पर, हमने नागार्जुन पर बात की थी। हमने कल बात की थी कि हमारे भारत में रसायन विज्ञान कितना उन्नत था कि हमारे भारत में रसायन विज्ञान के माध्यम से तांबे को, लोहे को सोने में बदला जा सकता था। हमारे एक ऋषि हुए हैं नागार्जुन, जिन्होंने रसायन शास्त्र के ऊपर अद्भुत ग्रंथ लिखे। और वो ग्रंथ कैसे लिखे, वो ग्रंथ क्या लिखे, उन ग्रंथों के अंदर एक एक धातु को कैसे प्रोसेस करना है, उसकी भस्म कैसे बनानी है, उस धातु के क्या गुण हैं, उसके ऊपर केमिस्ट्री की जितनी अधिक खोजें हो सकती हैं वो सब उन्होंने की। उस नागार्जुन ने अपने राज्य में राजपाट को ठोकर मारकर, राजपाट का काम छोड़कर उसने लैब बनाई, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक संकल्प लिया कि मुझे अमरता की खोज करनी है, ऐसे रसायन की खोज करनी है जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले तो वो अमर हो जाए। नागार्जुन सालों तक उसी में लगे रहे, राजपाट का काम छोड़ दिया। उनके मंत्री आए कि चारों तरफ उपद्रव मच गया है, गुंडे, मवाली, अपराधी लोग सिर उठा रहे हैं, सेना के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, आप ये रिसर्च का काम छोड़िए, आप राज सत्ता को संभालिए। तो नागार्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो मंत्रियों ने कहा कि राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, कोई कर देने के लिए तैयार नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अव्यवस्था का माहौल है। तो नागार्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने ऐसी खोज कर ली है जो मैं किसी भी धातु को सोने में बदल सकता हूं, तो हमारे राजकोष कभी खाली नहीं हो सकता, राजकोष की चिंता नहीं करनी। जब मंत्रियों ने कहा कि केवल राजकोष की बात नहीं है, अपने राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए और बहुत सी चीजों को देखने की आवश्यकता है, आप यदि इसमें रुचि नहीं रखते तो किसी और को राजा बना दीजिए। वो अपने पुत्र को राजा बना देते हैं, खुद खोज करते हैं, 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक वहीं अपनी रसायनशाला में, अपनी लैब में खोज करते रहते हैं, धातुओं के ऊपर खूब खोज करते हैं, अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं। हमारे भारत के बारे में, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत के अंदर कोई ज्ञान विज्ञान, कोई तकनीकी नहीं थी, उसका यदि केवल नागार्जुन को पढ़ लिया जाए और नागार्जुन के ऊपर रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ेंगी। जितनी हम दूसरे देशों की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, माया सभ्यता की बात करते हैं, वहां पर जो ज्ञान गया वो हमारे भारत से गया था। हमारे भारत में तो विडंबना की बात क्या है कि इतिहासकारों के नाम पर ऐसे वामपंथी इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने भारत में, भारत के काल निर्धारण में भी बहुत बड़ी गड़बड़ की है। भारत में राखी गढ़ी में जो कब्र पाई गई, उस राखी गढ़ी में उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया तो पाया गया कि हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। तो भारत के इतिहास का दोबारा से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है, भारत के इतिहास को दोबारा से उठाने की और जगाने की आवश्यकता है। ये काम हमें करना है। मैंने बसों की थोड़ी सी बात की थी, इतना सुपर साइंस है, नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी नाम जो शब्द है वो आधुनिक विज्ञान में हम बात करें तो केवल पिछले 40-50 सालों का शब्द है। उससे पहले कोई नैनो नाम का शब्द नहीं जानता था। हमने अपनी कालगणना में प्रकाश वर्ष तक नापा है। अपनी कालगणना में हमने केवल दिन और महीना नहीं नापा, दिन महीने के बाद हमने युगों तक, चतुर्युगी तक, कल्प तक, ब्रह्मा के एक निमेष तक, ब्रह्मा के एक दिन तक, ब्रह्मा के एक साल तक, ब्रह्मा की आयु तक हमने काल गणना की है। इतनी काल गणना की है कि वो ब्रह्मांड के अंदर पहला विस्फोट जहां हुआ और जहां से प्रकाश चलना शुरू हुआ, जिसको काल आज कहा जाता है, प्रकाश की गति जिसको आज कहा जाता है, उसके ऊपर गहन रिसर्च करने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने किया है। इतना महान विज्ञान हमारा है, उसकी हम बातचीत करेंगे। भस्मों के विज्ञान की बातचीत करेंगे। नैनो शब्द अभी पिछले 50 सालों की देन है। हमारे भस्मों का विज्ञान, हमारा औषध विज्ञान पूरी तरह से नैनो साइंस है। भस्मों को, भस्म की चरक और सुश्रुत की हमारे ऋषियों की परंपरा से, हमारे जो रसाचार्य हुए हैं, रसायन वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी परंपरा से जब हम भस्म बनाते हैं तो वो भस्म शरीर के अंदर इंजेक्शन की तरह शरीर को पोषण देने का काम करती है, शरीर को आरोग्य देने का काम करती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनके अंदर शरीर की, जिनकी मात्रा 100 मिलीग्राम से भी कम होती है, कुछ ऐसी परिभाषा माइक्रो न्यूट्रिएंट की दी जाती है कि ये पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ रोल प्ले करते हैं। और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात तो छोड़ दीजिए, जो मोटे मोटे तत्व हैं उनकी पहचान भी पूरी दुनिया को कोई बहुत पहले नहीं थी। वो सारी पहचान भी अभी कुछ 100 सालों की बात है। तो अपने यहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले
कि हमारे शरीर के अंदर सोने का क्या प्रभाव हो सकता है, चांदी का क्या प्रभाव हो सकता है, तांबे का क्या प्रभाव हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर मोती का क्या प्रभाव हो सकता है। डायमंड को अगर बारीक बारीक पीस कर नैनो करके शरीर के अंदर डाला जाए भस्म के रूप में, तो वो कहाँ इफेक्ट करेगा, कोशिकाओं में क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कोशिकाओं के व्यवहार में क्या अंतर आएगा, हमारे ब्लड के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस अंग पर प्रभाव पड़ेगा, कितनी मात्रा में लेना है, उसको कैसे प्रोसेस करके बनाना है कि उसके टॉक्सिन्स सारे निकल जाएं, उसका जहर सारा निकल जाए और वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो जाए। ये सारा विज्ञान भी करने का काम हमारे भारत के ऋषियों और मुनियों ने किया है, जिसको आप आयुर्वेद का, जिसका एक पार्ट, आयुर्वेद पूरा नहीं है, वो हमारे चारों वेदों का एक उपवेद बोला जाता है आयुर्वेद का। इन सारी चीजों का मैं विद्यार्थी हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझसे कोई भूल हो सकती है, लेकिन मैं जितना पढ़ते पढ़ते जान पाया हूं उतना मैं आपसे डिस्कस करके आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस चर्चा में कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छी बात लगे, और कुछ हो सकता है आपकी ओर से मुझे कोई अच्छी बात सीखने को मिले, आपके कमेंट्स के रूप में, आपकी प्रतिक्रिया के रूप में। तो ये हम सीख और सिखा रहे हैं, कोई एक्सपर्ट की बात नहीं कर रही। तो ये एक्सपर्ट होने के लिए इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता। आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान था तो आज हमारे पास वो ज्ञान विज्ञान कहां चला गया, आज क्यों नहीं हो रहा। आज भी हो सकता है, हमें आवश्यकता है नागार्जुन जैसे वैज्ञानिकों की, ऐसे ऋषियों की जो इसके ऊपर इतना शोध करें। एक संस्था पतंजलि योगपीठ लगी हुई है, उस एक संस्था ने दुनिया के 200 देशों के अंदर योग को पहुंचा दिया। अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल, जहां जो आयुर्वेद को कोई सम्मान नहीं देते थे, आयुर्वेद का कोई डॉक्टर आयुर्वेद की बीएमएस कर लेता था तो पर्ची लिखता था या दवा लिखता था या रोगी को देखता था तो दवाई कौन सी देता था, दवाई एलोपैथी की लिखता था, उसमें गौरव और गर्व अनुभव करता था। आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद नाम की एक विधा अलग से है, ये स्थापित, ये प्रमाणित हो रहा है। और आने वाले समय में यदि भगवान ने चाहा, यदि ईश्वर ने चाहा, तो जो पतंजलि लगा हुआ है, जो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी लगे हुए हैं, उससे एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा काम पूरी दुनिया में होने वाला है। आयुर्वेद की बात करेंगे, प्राचीन भारत के विज्ञान की बात करेंगे, एक एक भस्म को कैसे बनाया जाता है उसके कुछ सैंपल की बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे भारत में हमने कल बातचीत की थी कि एक व्यक्ति का संकल्प कैसे पूरे देश को खड़ा करता है। उस संकल्प का उदाहरण है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी। बंगाल में जन्म हुआ, जन्म होकर बचपन में पढ़े, घर में लाइब्रेरी थी, पुस्तकें पढ़ते रहे। पिताजी आचार्य थे, उन्होंने संस्कृत सिखाई, हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, जर्मनी भाषा उन्होंने सीखी और संकल्प लिया कि मुझे भारत को खड़ा करना है, मुझे भारत में कुछ ऐसा करना है कि हमारे भारत का पुराना वैभव लौटे, वैभव पुराना भारत का ज्ञान लौटे। पढ़ने के लिए लंदन में गए, एडिनबरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, डीसीएस की परीक्षा पास की, पूरी परीक्षा के अंदर फर्स्ट आए। लंदन में रहते हुए भी केवल धोती कुर्ता पहना, धोती कुर्ते के अलावा और कुछ पहना नहीं। वहीं पर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बहुत संपर्क में रहे। मेघनाथ साहा से लेकर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर तक एक जो कड़ी चली, इस चेन में, इस कड़ी में नींव के पत्थर के रूप में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का योगदान हुआ। शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की, केमिस्ट्री अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते स्वदेशी का महत्व बताया, विद्यार्थियों को बताते थे कि अपनी मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं हो सकती, स्वदेश प्रेम से ज्यादा और कोई प्रेम नहीं हो सकता। अपनी सारी सैलरी सेवा के लिए खर्च कर देते थे। अपने घर के अहाते में 800 रुपए से बंगाल फार्मा की स्थापना की। बंगाल फार्मा की स्थापना करने के बाद जब वो चल पड़ी तो उसको लिमिटेड कंपनी के रूप में उसको भी समाज के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए दान कर दिया। जितना वेतन लेते थे सब समर्पित कर देते थे। कॉलेज में पढ़ाने में जितना समय लेता था उस समय के बाद घर पर आकर 18-18 घंटे मेहनत करते थे, अपने लैब के एक्सपेरिमेंट करते थे, जो फार्मा कंपनी बनाई हुई थी उसके ऑर्डर को पूरा करते थे। देश के बंगाल के युवाओं को कहते थे कि हमें स्वदेशी के रास्ते पर चलना है और स्वदेशी के रास्ते पर चलकर हमें अपने बंगाल को स्वावलंबी बनाना है, बंगाल को खड़ा करना है। और इसके लिए वो कहते थे कि आपको नौकरी करने वाला नहीं बनना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है। ये हमने कल के एपिसोड में बात की। जब वो अपने विद्यार्थियों को कहते थे तो वो मेंडलीफ का एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे कि रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ चाहते तो अपनी इस आवर्ती सारणी को, जो उन्होंने अलग अलग तत्वों के बारे में खोज की और उसकी आवर्ती पीरियोडिक टेबल बनाई, उसको अंग्रेजी में छाप सकते थे। उनको ज्यादा सम्मान मिलता, उनको हो सकता है लंदन में बुलाया जाता, जो उस समय बहुत पावरफुल था 1900 के दशक में। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने अपनी इस सारिणी को, इस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अपनी रूसी भाषा में बनाया, तो वो स्वदेश से प्रेम करने की पूरी प्रेरणा देते थे। और उनको जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का एक प्रोफेसर जो उनसे कम योग्यता का है उसको वेतन 1200 रुपये मिलता है, उनको 250 रुपये वेतन मिलता है, और जब वो मिस्टर क्राफ्ट के पास
अपने शिक्षा विभाग के हेड के पास गए और उन्होंने जब कहा कि आप लोगों को तो इतना ही वेतन मिलेगा, आप कुछ कर सकते हो ना काम की, थोड़े कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे पास नौकरी करें, तो संकल्प कर लिया कि भारत को स्वदेशी के रास्ते पर खड़ा करना है। बंगाल फार्मा की स्थापना की, ऐसी बंगाल फार्मा जैसी अलग अलग जो भारत में आगे चलकर फार्मा उद्योग की नींव बनी, ऐसी 10 से अधिक फैक्ट्रियों की स्थापना करके दूसरे लोगों को हैंडओवर करके स्वदेशी के इस काम को बहुत आगे बढ़ाया। जमकर मेहनत करते थे। मेहनत करते करते उन्होंने इस भारत को स्वदेशी के नींव के पत्थर के रूप में खड़ा किया और आज भारत का जो फार्मा उद्योग खड़ा है, उस फार्मा उद्योग की नींव में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज दुनिया के 200 देशों में भारत की दवाइयां निर्यात की जाती हैं। भारत के जीडीपी में 2% का योगदान भारत की दवाइयों का है। अभी कोरोना वायरस फैला तो 55 देशों को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी है। दुनिया के अफ्रीका के ऐसे देश है जो भारत की जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयां जो पूरी दुनिया की दूसरी कंपनियों से बहुत सस्ती हैं, उसके आधार पर का जीवन का रक्षण होता है। आज पूरी दुनिया में भारत दवाइयों की फार्मेसी के रूप में, दवाइयों की राजधानी के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में एक कार्यकर्ता का, एक व्यक्ति का तप है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जो वैज्ञानिक भी थे, जो क्रांतिकारी भी थे, जो स्वाधीनता सेनानी भी थे, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और जो सोशल वर्कर भी थे। जब बाढ़ आती थी, अकाल आता था, भूकंप आता था, तो लैब को छोड़कर चले जाते थे और सेवा में लग जाते थे। एक अपील के ऊपर 3-3 लाख रुपए लोग वहां पर दान कर देते थे। प्रोफेसर की सैलरी कितनी है? 250 रुपए। कितना इकट्ठा करते हैं? 3 लाख रुपए। आज प्रोफेसर की सैलरी 1.25 लाख रुपए है, तो 1.25 लाख रुपए प्रोफेसर की सैलरी है, तो इसका आप देख लीजिए कितने हजार गुना ज्यादा हो गया, 3000 गुना ज्यादा। तो ये डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का व्यक्तित्व था। ये सारा काम करते थे, स्वदेशी के मार्ग पर भारत को खड़ा किया, ये सारा काम किया। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने एक जो बड़ा काम किया, जो आज हम चर्चा करेंगे, नागार्जुन के और हमारे पुराने रसायन शास्त्रियों से लिखे हुए सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया और केमिस्ट्री में भारत क्या था, 1905 के आसपास ये पुस्तक छापकर पूरी दुनिया को बताया कि भारत अनपढ़ों का देश नहीं था, भारत निकम्मों का देश नहीं था, भारत जाहिलों का देश नहीं था। और हर जगह जब वो लेक्चर देते थे तो ये कहते थे कि रसायन विज्ञान में विज्ञान की जहां बात करनी होती है तो हमारे भारतीय लोग अंग्रेजों के सामने सिर झुका लेते हैं। हमारा विज्ञान इतना उन्नत रहा है कि हमें सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सिर ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को विज्ञान देने का काम किया है, पूरी दुनिया को तकनीक देने का काम किया है। बस दिक्कत की बात यह है कि हमने अपने आत्मसम्मान को भुला दिया, हमने अपने आत्म स्वाभिमान को भुला दिया, हमने अपने आत्म गौरव को भुला दिया। उस आत्म गौरव को, उस स्वाभिमान को, उस सम्मान को दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। तो आज हम भस्मों के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आज एक खबर की मैं आपको आपके सामने बताता हूं। अभी 2012 में एक खबर आई, एक देश के एक बड़े हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जो किडनी का डिपार्टमेंट है, उसने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की और ये पाया कि बहुत 200 लोगों के ऊपर जिनकी किडनी फेल हुई, उनके ऊपर रिसर्च की और ये पाया कि 200 लोगों में से जो 60 से 70% लोगों की जिनकी किडनी फेल हुई, उसका कारण है कि उनकी किडनी के अंदर हैवी मेटल्स पाए गए। और ये हैवी मेटल्स उनके पास कहां से आए कि उन्होंने किसी हकीम से, किसी नीम हकीम से, किसी वैद्य से दवाइयां ली। दवाइयां लेकर उनको वो दवाइयों के अंदर भस्म दी गई, उस भस्म के कारण उनकी किडनी फेल हो गई। आज पूरी दुनिया में ये छवि बनी हुई है कि भारत की आयुर्वेद की भस्मों को यदि कोई लेगा तो उसकी किडनी फेल हो जाएगी। नीम हकीम, झोला छाप, या आप देखेंगे कि अभी कुकरमुत्तों की तरह हर्बल फार्मेसी, हर्बल कंपनियां उगी हुई हैं। उन हर्बल फार्मेसी, हर्बल कंपनी सरकार के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लोन ले लेती हैं। लोन लेने के बाद जो चरक और सुश्रुत जी ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, जो समझने की चीज है उसको समझते नहीं है और उस प्रोसेस को शॉर्ट करके जल्दबाजी में बनाते हैं और बनाकर वो धातुएं प्रोसेस ठीक से नहीं करते तो भस्म नहीं बन पाती, वो जहर बनती हैं और फिर जब उसको खाते हैं तो लोगों की किडनी फेल होती हैं। और जब ये एक भी खबर आती है तो ये खबर अगर विदेश में कहीं आती है तो उस देश का खाद्य और ड्रग डिपार्टमेंट उस भारत के आने वाली सारी दवाइयों के ऊपर रोक लगा देता है। आज विडंबना क्या है, पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी कई बार कहते हैं कि हमें आयुर्वेद की दवाइयों के स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है। आज भी पूरी दुनिया में आयुर्वेद की जो दवाइयां जाती हैं वो फूड सप्लीमेंट के रूप में, फूड प्रोडक्ट के रूप में जाती हैं, वो मेडिसिन के रूप में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि मेडिसिन के नाम पर आयुर्वेदिक दवाइयों का हमने आधुनिक युग में शोध नहीं किया, उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं किया, उसके ऊपर सेल लाइन ट्रायल नहीं किया, उसके ऊपर हमने विज्ञान की कसौटी पर उसके एक एक तत्व को कसने का काम नहीं किया। आयुर्वेद की दुर्गति
किसी दूसरे व्यक्ति ने, अंग्रेजों आजादी से पहले हम ये मान सकते हैं कि एलोपैथी को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने आयुर्वेद की दुर्गति की। अंग्रेजों ने आयुर्वेद में जो अच्छा अच्छा था उसको लेकर गए। अपने भारत के अंदर प्लास्टिक सर्जरी होती थी। अपने भारत के अंदर ये जो चेचक का टीका लगाया जाता है ना, ये चेचक का टीका अपने भारत के लोग लगाते थे। अपने भारत के लोगों में ऐसे ऐसे घुमंतु जाति के लोग होते थे जो आपने पुराने जमाने में आपने सुना होगा, जो हरियाणा और उत्तर भारत के में रहने वाले हैं, सिंगा लगवाई, जो एक नुकीली धातु रखते थे और धातु से उस व्यक्ति को, जिसको पहले कभी चेचक रहा हो, उसकी पीप लेते थे और उस पीप से कहीं थोड़ी सी जगह पे लगाते थे, हल्का सा बुखार आता था और उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाता था कि उसको फिर वो बीमारी नहीं होती थी जिसका वो टीका लगाते थे। और वो टीका जो भारत में लगाते थे उसी पद्धति के आधार पर यूरोप में वो टीका गया। इसके बारे में पूरे प्रमाण है, इसमें कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। इस विषय की डिटेल में चर्चा मैं आपसे कल या परसों के सेशन में करूंगा। तो भारत से विज्ञान वहां पर गया। अभी कोरोना का टीका बनाने के लिए बात चल रही है ना, तो उसमें एक ये बात चल रही है कि कोरोना का टीका बनाने में कुछ ऐसा किया जाए कि जिनको कोरोना हुआ है उनका प्लाज्मा लेकर, प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, उनके जो जिनको कोरोना हुआ है उनके उसके अंदर इन्फेक्शन का हल्का सा पार्ट लेकर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए, ताकि उसके अंदर उनका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर उस बीमारी से लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता है वो पैदा हो जाए।